powered by ITIL. ये अगस्त 1943 की बात है। दूसरा विश्व युद्ध तब चल रहा था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की एक सुनसान गली में दो अनजान लोग टकराते हैं। एक के हाथ में अटैची थी, ब्रिटिश पाउंड से भरी हुई पैसा। दूसरा शख्स खाली हाथ आया था। कोड वर्ड से पहचान के बाद उसने कोट की जेब से एक पर्ची निकाली और पर्ची लेते ही पहले शख्स ने अटैची सामने वाले के हवाले कर दी और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। 2 हफ्ते बाद नाज़ी जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने रोम के ग्रैंड सेसो पहाड़ियों के लिए उड़ान भरी। उनका टारगेट था पहाड़ी पर बना कैंपो इम्पेरातोर होटल। इसमें जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का बेहद खास दोस्त बंद था। ये ऑपरेशन उसी को छुड़ाने के लिए चलाया जा रहा था। हिटलर के उस दोस्त को दुनिया बेनिटो मुसोलिनी के नाम से जानती है। मुसोलिनी 1922 में इटली का प्रधानमंत्री बना। धीरे धीरे उसने अजेयता वाली छवि धारण कर ली। पूरा मुल्क उसके इशारे पर चलता था, नाचता भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे कैद किया गया और हिटलर ने उसे छुड़ाने के लिए ऑपरेशन क्यों चलाया? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज कहानी मुसोलिनी के रेस्क्यू ऑपरेशन की। तारीख थी 28 अक्टूबर 1922। इटली की राजधानी रोम में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और कपकपाती ठंड के बीच काली कमीज पहने लोगों ने मार्च निकाले। ये लोग फासिस्ट पार्टी के मेंबर थे। 2 दिन पहले मुसोलिनी ने 3 लाख लोगों को सड़क पर उतारने की चेतावनी दी थी, मगर वो खुद इस रैली में नहीं आया। वो मिलान में अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और उसने अपनी कार तैयार कर रखी थी। प्लान फेल होने की स्थिति में स्विट्जरलैंड भागने वाला था। उस वक्त इटली के राजा थे विक्टर इमानुएल तृतीय। भीड़ देखकर परेशान हुए। उन्हें रूस की बोल्शेविक क्रांति याद आई, जब सबको कत्ल कर दिया गया। रूस में 1917 में ज़ार निकोलस द्वितीय को कुर्सी से उतारा गया, फिर परिवार सहित उनकी हत्या कर दी गई। इटली के राजा को वही वाकया दोहराने का डर सता रहा था। उन्होंने फौरन मुसोलिनी को ऑफर भेजा, रोम आए और सरकार की जिम्मेदारी संभाल लें। अब मुसोलिनी को इस नतीजे की कोई उम्मीद नहीं थी। जब तक उस तक खबर पहुंची वो फूला नहीं समाया। उसने रोम के लिए ट्रेन पकड़ी। 14 घंटे का सफर तय करके वो राजधानी तक पहुंचा और तब तक पूरे इटली से फासिस्ट भी रोम पहुंच चुके थे। 31 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी घोड़े पर सवार होकर राजमहल पहुंचा, जहां राजा ने उसे इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैली, जर्मनी में भी। जर्मनी में उन दिनों एक तेज तर्रार नौजवान अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करने की कोशिश में था और ये व्यक्ति मुसोलिनी से काफ़ी प्रभावित हुआ। अगले बरस नवंबर में उसने अपने देश में इसे दोहराने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। नतीजतन उसे जेल जाना पड़ा और वहाँ उसने अपनी आत्मकथा लिखी, मीन काम्फ के नाम से। यह नौजवान एडोल्फ हिटलर था जो मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था। आगे चलकर वही मुसोलिनी का भी गुरु साबित हुआ। मुसोलिनी के नक्शे कदम पर चलने को आतुर था हिटलर और दूसरी तरफ मुसोलिनी उसे रत्ती भर भी भाव नहीं दिया करता था। 1933 में हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ। मुसोलिनी ने इसका स्वागत किया, मगर पर्सनली वो हिटलर को कमतर करके ही आंकता था कि अपने से पीछे है जो है। उसने ये भी कहा था कि मीन काम्फ बहुत बोरिंग किताब है। हिटलर और मुसोलिनी की पहली मुलाकात जून 1934 में वेनिस में हुई। अब मुसोलिनी को थोड़ी थोड़ी जर्मन आती थी, इसलिए उसने ट्रांसलेटर रखने से मना किया। मुसोलिनी जर्मन बोल तो लेता था, मगर हिटलर की जुबान समझने में उससे बहुत मुश्किल हो रही थी। हिटलर रैलियों की तरह मीटिंग में भी लंबे लंबे मोनोलॉग देता था। इससे मुसोलिनी बहुत बोर हुआ और मीटिंग के दौरान ही वो झपकियां तक लेने लगा। इसका मतलब दोनों का एक दूसरे पर जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो अच्छा नहीं पड़ा। निजी मतभेदों के बावजूद जर्मनी और इटली एक दूसरे का साथ देते रहे। सत्ता में आते ही हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से निकाल लिया। लीग ऑफ नेशंस को आप यूएन का पूर्वज कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1920 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे भंग कर दिया गया। उसका ऑब्जेक्टिव ही था कि दूसरा विश्व युद्ध न हो, पर हो गया। खैर, जब 1935 में इटली ने अफ्रीकी देश इथियोपिया पर कब्जा किया, लीग ऑफ नेशंस में उसकी कड़ी आलोचना हुई। कोई इटली का साथ देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जर्मनी ने खुले तौर पर समर्थन किया। इससे हिटलर और मुसोलिनी के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। सितंबर 1937 में मुसोलिनी जर्मनी के राजकीय दौरे पर पहुंचा। वहां भव्य स्वागत हुआ उसका और उसी बरस जर्मनी, इटली और जापान ने एंटी कॉमिंटर्न संधि पर दस्तखत किए। इसका मकसद सोवियत संघ के विस्तारवाद का विरोध करना और कम्युनिज्म को फैलने से रोकना था। नाज़ियों को, फासीवादियों को कम्युनिज्म से बहुत चिढ़ थी, पता नहीं क्यों।
1938 में मुसोलिनी ने यहूदियों की नागरिकता को छीना, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया और भी कई भेदभाव वाले नियम ले आया। और ये सब वो हिटलर के प्रभाव में आकर कर रहा था। मतलब अब गुरु चेले की तरफ बढ़ रहा है, बनने की तरफ। फिर मई 1939 में जर्मनी और इटली के बीच मित्रता और सहयोग की संधि हो गई। इसे पैक्ट ऑफ स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत वादा किया गया था कि अगर एक देश जंग में शामिल हुआ तो दूसरा उसकी सैन्य और आर्थिक मदद करेगा। इटली ने कहा कि वो 1942 से पहले जंग के लिए तैयार नहीं होगा, मगर जर्मनी ने सितंबर 1939 में ही पोलैंड पर हमला किया और इस हमले के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। भले ही जर्मनी ने जंग की शुरुआत कर दी, मगर उसका दोस्त इटली लड़ाई में कूदने से बचा। उसने जून 1940 में जंग में शामिल होने का ऐलान किया। मुसोलिनी का असली मकसद अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज पर कब्जा करना था और वो इसमें बुरी तरह फेल हुआ। एक समय ऐसा भी आया कि मित्र देशों ने इटली को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली और अब मुसोलिनी का तिलिस्म टूटने भी लगा। उसके अपने लोग खिलाफ होने लगे उसके। फिर 25 जुलाई 1943 की निर्णायक तारीख आई। राजा ने मुसोलिनी को मिलने के लिए बुलाया और उसे लगा कि ये औपचारिक मुलाकात होगी, मिलने बुलाया मिल लेंगे, मगर राजा मन बना चुके थे। उन्होंने मुसोलिनी को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा और बोले कि इटली बिखर रहा है, सैनिक अब और लड़ना नहीं चाहते, इस वक्त तुम इटली में सबसे नापसंद किए जाने वाले शख्स हो। राजा ने मुसोलिनी की जगह मार्शल पेत्रो बदोगिलो को सत्ता सौंपी। मुसोलिनी का 21 बरसों का साम्राज्य एक झटके में इस तरह चकनाचूर हुआ और वो जब तक आगे की योजना बना पाता, शाही फौज ने उसे गिरफ्तार भी किया। जब हिटलर को यह खबर मालूम हुई तो उसका माथा ठनका और उसे लगा कि अगर मुसोलिनी के साथ ऐसा हो सकता है तो कुछ भी संभव है। उसे अपनी नियति का डर सताने लगा कि जैसा मुसोलिनी को कैद किया वैसा क्या मेरे लोग मुझे कैद कर लेंगे। तब उसने कहानी पलटने का इरादा किया और इसके लिए ज़रूरी था कि इटली के हारे हुए इलाकों को वापस हासिल किया जाए और मुसोलिनी को कैद से छुड़ाया जाए। मुसोलिनी को छुड़ाने के लिए इसीलिए हिटलर ने अपने भरोसेमंद सिपहसालार ओट्टो स्कोर्ज़नी को बुलाया। अब ये जो स्कोर्ज़नी साहब थे, ये चालाक थे, साहसी थे और बर्फ जैसी भावशून्यता धारण करने वाले भी। उनके बारे में कई कहानियां चलती थी। एक कहानी ये भी कहती है कि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में मित्र सेनाओं के लीडर जनरल ड्वाइट आइजनहावर की हत्या का मिशन सौंपा गया था। वो मिशन पूरा नहीं हुआ, मगर ऑपरेशन मुसोलिनी ने उन्हें इतिहास के पन्नों में स्थापित किया। हिटलर का आदेश मिलते ही स्कोर्ज़नी ने मुसोलिनी का पता ढूंढना शुरू किया। अब मुसोलिनी को कैद करने वालों को भी पता था कि हिटलर उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो कुछ कुछ दिनों में पता बदलते थे। आखिरकार वो उसे ग्रैंड सैसो की पहाड़ियों पर बने होटल में लेकर गए। ये हज़ारों फीट ऊपर था और वहाँ आम दिनों में किसी का पहुँचना मुश्किल था, मगर स्कोर्ज़नी ने किसी तरह वो पता ढूंढ लिया। फिर 12 सितंबर 1943 के दोपहर जर्मन सैनिकों ने होटल के लिए उड़ान भरी। जहाँ पर उन्हें लैंड होना था वो जगह समतल नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं और आखिर में उन्होंने क्रैश लैंड किया। इसमें कुछ सैनिक घायल भी हुए, मगर वो होटल के अंदर घुसने में सफल रहे। होटल की सुरक्षा में 200 से ज़्यादा इतालवी सैनिक थे। अब स्कोर्ज़नी ने यहाँ पर एक कनिंग तरीका अपनाया। वो मुसोलिनी के एक आर्मी जनरल को भी अपने साथ में लेकर आए थे, ट्रूप्स के साथ। उन्होंने आदेश के लहजे में सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहा और इतालवी सैनिक इससे हो गए कंफ्यूज कि ये इटली की फौज का ऑर्डर हमको मिल रहा है या फिर जर्मन से। इसी कंफ्यूजन में इटली के जो सैनिक वहां तैनात थे उन्होंने हथियार डाल दिए। इसके बाद स्कोर्ज़नी मुसोलिनी के पास पहुंचे और बोले कि ड्यूक, मुझे फ्यूरर ने भेजा है। ये सुनते ही मुसोलिनी की आंखें भर आई। उसने रुआसा होकर कहा कि मुझे पता था कि मेरा दोस्त एडोल्फ मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। फोटोशूट की औपचारिकता के बाद मुसोलिनी को प्लेन में बिठाकर जर्मनी ले जाया गया। उसी प्लेन में स्कोर्ज़नी भी थे और 13 सितंबर को वो हिटलर से मिले। हिटलर ने उन्हें आयरन क्रॉस से सम्मानित किया। इसके बाद स्कोर्ज़नी को नाज़ी सेना में मेजर बनाया गया और 1945 में उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के सामने सरेंडर भी किया। उनके खिलाफ अमेरिकी सैनिकों को टॉर्चर करने का मुकदमा चला, जिसमें वो बरी हुए, मगर फिर भी उनको कैद में रखा गया। 1948 में एक दिन स्कोर्ज़नी कैद से गायब हुए और कई बरसों तक छिपकर रहने के बाद इजिप्ट में जाकर प्रकट हुए। 1953 में वो इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर के सैन्य सलाहकार बन गए और आगे चलकर कई और निरंकुश शासकों के साथ उनका नाम जुड़ता रहा। जुलाई 1975 में स्पेन में उनकी मृत्यु हुई। ये तो इस स्कोर्ज़नी की कहानी। मुसोलिनी का क्या हुआ जिसको छुड़ाया था? हिटलर की फौज ने इटली के कुछ इलाकों पर कब्जा किया, फिर इटालियन सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की। मुसोलिनी को उसका शासक बनाया गया, मगर अंतिम फैसला हिटलर का ही होता था। मुसोलिनी एक कठपुतली बन गया इस तरह, और अंतिम दिनों में उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि 7 बरस पहले मैं एक दिलचस्प शख्स हुआ करता था,
अब मैं लाश बनकर रह गया हूँ। मैं ख़त्म हो गया, मेरे सितारे धराशायी हो गए और मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। मैं अपने दुखांत का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका अंत अप्रैल 1945 में आया, जब वो छिपकर स्विट्ज़रलैंड भागने की कोशिश में पकड़ा गया और फिर उसे गोली मार दी गई। उसकी लाश को चौराहे पर उल्टा टांग दिया गया। इस घटना के बारे में हम तारीख के एक एपिसोड में पहले भी बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ इतिहासकारों का वैसे ये भी मानना है कि मुसोलिनी के शव के साथ जो हुआ संभवतः उसी ने हिटलर को अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर डेविड कर्त्जर ने अपनी किताब द पोप एंड मुसोलिनी में लिखा है कि मुसोलिनी की मौत का समाचार हिटलर को रेडियो से 29 अप्रैल 1945 को अपने भूमिगत बंकर में मिला। सारा विवरण जानने के बाद हिटलर ने कहा कि मेरी लाश किसी कीमत पर दुश्मन के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के एक बंकर में खुद को गोली मार ली। उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी अपनी जान ले ली। दोनों की डेड बॉडी को जला दिया गया और सोवियत सैनिकों को बस कुछ अवशेष ही मिले और फिर डेंटल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई। अवशेषों को गुप्त स्थान पर दोबारा दफनाया गया और 1970 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB ने अवशेषों को बाहर निकाला, जलाया और राख को जर्मनी की किसी नदी में बहा दिया। तारीख के इस एपिसोड को मिलकर लिखा था अभिषेक और प्रगति ने, और कैमरे के पीछे हैं हनी। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।